खबरों की शुरुआत करेंगे विपक्षी सांसदों से, जिनके 143 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता आज सड़क पर उतरे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने बैनर और पोस्टर लेकर पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। इनके हाथों में सेव डेमोक्रेसी एक्सपेल्ड जैसे नारों वाली तख्तियां थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कल विपक्ष की पार्टियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगी। इसे लेकर संसद में 13 अप्रैल को 2 युवकों को घुस आने और साथ ही नारेबाजी करने की घटनाक्रम से शुरुआत होते होते विपक्ष और सरकार के बीच अब आर पार की लड़ाई पर यह बात बन आई है। आज खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री सभी जगह बोल रहे हैं लेकिन संसद में आकर नहीं बोल रहे हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोगों ने संसद की कार्रवाई को बाधित करने का भी आरोप विपक्ष के नेताओं पर लगाया है। शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया। इधर बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के खिलाफ दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जाट समाज, संवैधानिक पद और देश का अपमान किया है और राहुल गांधी ने वहां खड़े होकर वीडियो बनाया है। प्रदर्शन में राहुल गांधी माफी मांगे और कल्याण बनर्जी भी माफी मांगे के नारों वाली तख्तियां दिखाई गई। दिल्ली के अलावा पटना, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में यह प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला। ये मिमिक्री नहीं, ये मौकरी थी। ये एक जाट पुत्र का अपमान था, ये एक किसान पुत्र का अपमान था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का अपमान था। तो बताइए, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो एक भारतीय है वो कैसे व्यथित ना हो ये देख के कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी भूलकर संसद की मर्यादा का उल्लंघन कर कर उसको स्कूल बॉयज की तरह, एक स्कूल की कैंटीन के बाहर जैसे व्यंग तजा जाता है वैसे वहां पर लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। और क्या है सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की असली वजह और ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात सीईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर की और 2 और कमिश्नरों की, जिनकी नियुक्ति वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है। नए बिल के मुताबिक नियुक्ति पैनल में अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल नहीं होंगे जो पहले होते थे, और अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, एक नेता विपक्ष इसमें शामिल होंगे। डिटेल से समझते हैं इस पूरे बिल को लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, ये बिल तो लोकसभा से पास हो गया, अब जो नए नियम होंगे इस बिल के मुताबिक वो क्या होंगे? देखिए, ये जो बिल लोकसभा से पास हुआ है इससे पहले राज्यसभा से पास हो गया था, तो कुल मिलाकर कहें तो ये बिल जो है ये संसद से पारित हो गया है। बहुत जल्द इस बिल को नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की नई प्रक्रिया तय हो जाएगी। इस नई प्रक्रिया के तहत कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मिसाल के तौर पर पहले एक सर्च पैनल होगा, अब ये सर्च कमेटी जो होगी, ये सर्च कमेटी पहले 5 नामों का सुझाव देगी। एक पद के बदले में 5 नाम, मिसाल के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की नियुक्ति करनी है, उसके एक नाम के आगे 5 नाम का पैनल एक सजेस्ट करेगी और ये सर्च कमेटी होगी। उस सर्च कमेटी के अध्यक्ष होंगे कानून मंत्री और 2 सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। और सर्च कमेटी जो नाम देगी वो नाम जाएगा आपको सिलेक्शन कमेटी के पास और सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। उसमें विपक्ष के एक नेता होंगे और एक केंद्रीय मंत्री होंगे। यहीं पे पेंच फंस रहा था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त को भी रखना चाहिए, क्योंकि एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातें कही थी, ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था। लेकिन सरकार ने इस बिल में जो प्रावधान किया उसके मुताबिक प्रधानमंत्री सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री
इसके सदस्य होंगे और वो सदस्य देखें कि इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है, कि इनको चुनाव आयुक्त बनाना है। 5 नामों का जो सुझाव सर्च पैनल दिया होगा, उस 5 नाम में से किसी एक को चुन सकते हैं या फिर वो चाहें तो उन सर्च पैनल के बाहर के भी नाम को भी सुझाव के तौर पर ले सकते हैं, उन पर भी विचार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सर्च कमेटी ने जो नाम सुझाया उन्हीं की नियुक्ति करे। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि इनके वेतन भत्ते कितने रहेंगे, तो इस पर भी साफ कर दिया गया है कि वेतन भत्ते जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको मिलेंगे। टर्म 6 साल का रखा गया है। 6 साल के टर्म पूरा करने के बाद दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मान लिया जाए कोई चुनाव आयुक्त बन गया और चुनाव आयुक्त बनने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बन रहा है, तो दोनों मिलाकर के 6 साल की अवधि को काउंट किया जाएगा। तो इस तरह के कुछ नए नियम के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, जिसको संसद ने मंजूरी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और इलेक्शन कमिश्नर और 2 कमिश्नरों की नियुक्ति वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अब जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं तारीख पर तारीख, लेकिन अब इंसाफ मिलेगा इस बिल पर भी। कल हमने देखा कि ये भी पास हो गया, तो इस पर ज्यादा डिटेल के लिए देखिए हमारा कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज बाजार में कल की गिरावट के बाद शानदार रिकवरी रही। इस रिकवरी के साथ ही बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ। ऑटो सेक्टर को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 359 अंक चढ़कर 70,865 पर बंद हुआ है, तो निफ्टी 105 अंक चढ़कर 21,255 पर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएसई, मेटल और एनर्जी शेयरों में रही। एफएमसीजी, आईटी और रियलिटी इंडेक्स बढ़त पर आज बंद हुए हैं। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा किस तरीके के हाइलाइट्स रहे आज के बाजार के। देखिए, अगर आज की हाइलाइट्स की बात की जाए तो कल के एक हेवी सेल ऑफ के बाद इंडेक्स में आज रिवाइवल कह लीजिए आता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर एक लोअर लेवल के साथ शुरुआत, फिर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक मिड कैप ने दिखाया, स्मॉल कैप ने दिखाया। 1.5%, 2.5%, 3-3.5% तक की रिकवरी कुछ जगहों पे आते हुए दिखाई पड़ी। फिर इंडेक्स में रिकवरी आई और उसके बाद निफ्टी बैंक भी सपोर्टिव होता हुआ दिखाई पड़ा और आखिरी तक आते आते तमाम इंडिसीज में एक अच्छी रिकवरी के साथ क्लोज होते हुए दिखाई पड़े डे हाई के आसपास। मेजरली हैवी सेक्टर जैसे कि ऑटो को अगर आप छोड़ देंगे तो बीएसई के सभी सेक्टर्स जो थे वो तेजी के साथ ही बंद होते हुए दिखाई पड़े और स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आया बैंक्स, फाइनेंशियल्स, केमिकल, पीएसयू बैंक्स, इनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छे पार्टिसिपेशन के बाद मार्केट्स डे हाई के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा और क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, वीकली एक्सपायरी का, तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन एक्सपेक्ट हो भी रहा था, इसीलिए शुरुआती कमजोरी के बाद लोअर लेवल में पुल बैक के बाद बाजार बंद होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा कौन से सेक्टर शेयर ऐसे रहे सुमित जहां पर ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, तो आज पीएसयूज का दिन था कल, क्योंकि वहीं पे हेवी सेल ऑफ था तो वहीं से आज कमबैक आया। पावर ग्रिड लीड कर रहा था 2.5% तेजी के साथ, बीपीसीएल 2%, 2.5% ऊपर, ब्रिटानिया 2% ऊपर रहा, अपोलो हॉस्पिटल करीब 2% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में बजाज ऑटो करीब 2% के आसपास की बिकवाली, बजाज फाइनेंस करीब 1.5% नीचे, एक्सिस बैंक 1.5% नीचे और एचसीएल टेक करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो मिड कैप में भी पीएसयूज, हिंदुस्तान कॉपर 11% ऊपर, श्याम मेटालिक्स 10%, जेंसार 9% और बीईएमएल करीब 8.5% का पुल बैक यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ा। और गिरने वाले शेयरों में सिटी यूनियन बैंक, विजय डायग्नोस्टिक, आईएफएल फाइनेंस और महिंद्रा हॉलीडेज, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 4.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो इस तरह से आज एक पीएसयू का कमबैक या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में ज्यादा कामकाज कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ साइकिल काफी अच्छी है, निवेशक इस सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं, ऐसा मानना है मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एमडी और सीईओ रजत राजगड़िया का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे स्पेस पर काफी ज्यादा बुलिश हैं। मार्केट का सबसे बड़ा बेडरॉक फाइनेंशियल सेक्टर है। आज अगर आप हमारे, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, पीएसयू बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, 3 चीज़ें उनके लिए बहुत अच्छी है। पहला, उनका ग्रोथ साइकिल आगे है। दूसरा, अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखो तो मुझे नहीं याद पड़ता है कि पिछले 10-15 साल में इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की कभी भी रही है। एंड तीसरा, उनका वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग्स आज भी निफ्टी के कंपेयर में आधा है। और अगर आप देखें कि इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कैपेक्स का एक बड़ी थीम बन रही है, राइट। अगर ये अगले 5-7 साल चला और ये गवर्नमेंट जब वापस इलेक्शंस के बाद आती है, सो एक्सपेक्टेशन है कि आपको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन सब स्पेसेस में देखने मिलेगा।
और क्रायोजेनिक टैंक बनाने वाली कंपनी आइनॉक्स इंडिया की बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर 44% प्रीमियम के साथ शेयर 949 रुपए पर लिस्ट हुआ, तो वहीं कंपनी का जो इश्यू प्राइस था वो 660 रुपए प्रति शेयर था। कंपनी का आईपीओ 14 से 18 दिसंबर के बीच खुला था, जो आखिरी दिन तक करीब 62 गुना सब्सक्राइब हुआ। और एक बार फिर कोरोना का खौफ बढ़ने लगा है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 की मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए मामले इसके सामने आए हैं। तो वहीं देश भर में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 2669 हो गई है। उधर कर्नाटक में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश भी दिए हैं। डिटेल लेते हैं इस खबर पर। दीपाली इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे दीपाली बताएं जरा क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास कोरोना की। देखिए, हम देख रहे हैं कि लगातार कोविड के नए मामलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 2600 से ज्यादा अब तक एक्टिव केसेस देश में मौजूद है। जो सबसे बड़ी चिंता है वो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 को लेकर है और इसी बीच एक बड़ा फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया गया है। राज्यों को बाकायदा ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि अब कोई भी पॉजिटिव सैंपल अगर पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग जरूर कराई जाए। अब जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी प्रोसीजर के जरिए पता चलता है कि आखिर ये कौन सा वेरिएंट है। तो JN.1 जो अभी 40 देशों में अपना कहर बरपा रहा है, वो भारत में किस हद तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को जरूरी किया जा चुका है। हालांकि अगर राज्य सरकारों के स्तर पर बात करें स्मिता, तो अलग अलग राज्यों की तरफ से कदम उठाए गए हैं। कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड के बाद अब चंडीगढ़ में भी मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी की गई है। खासतौर पर अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग जा रहे हैं तो वो मास्क पहनकर रखें। इसके अलावा हाल ही में राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली सरकार ने बाकायदा एक रिव्यू मीटिंग करी, ये जांचने के लिए कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना दुरुस्त है अगर दिल्ली में इस तरह के मामले बढ़ते हैं। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाजियाबाद में भी एक व्यक्ति कोविड से संक्रमित पाया गया है और गाजियाबाद में बताया जा रहा है कि 8 महीने बाद ये केस सामने आया है। तो ये धीरे धीरे फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे रही हैं कि उनके वहां पर किस तरह की स्थिति है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। जी, आप बने रहे हमारे साथ दीपाली, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन कोरोना की खबरों के बाद ये बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे और वहां से 6 वंदे भारत ट्रेनों को वो हरी झंडी दिखाने वाले हैं। डिटेल लेते हैं एक बार फिर। दीपाली इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है, उनके पास चलते हैं। दीपाली बताएं जरा क्या है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर जाएंगे और आप मेरे पीछे जो वंदे भारत का कोच देख पा रही होंगी, तो इसी वंदे भारत की सौगात अयोध्या वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि 30 जनवरी को ही प्रधानमंत्री अयोध्या स्टेशन से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए। न सिर्फ इस रूट पर बल्कि 5 और रूट्स हैं जहां पर अयोध्या से ही वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। इसमें कोयम्बटूर से बैंगलोर, जालना से मुंबई, अमृतसर से दिल्ली, वैष्णो देवी से दिल्ली जैसे रूट शामिल हैं। तो एक साथ 6 वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या से हरी झंडी दिखाएंगे और इसमें सबसे बड़ी बात कि रामनगरी अयोध्या वासियों के लिए वंदे भारत की सौगात पीएम देने जा रहे हैं। और काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में उत्साह है भव्य स्वागत के लिए रामलला के मंदिर के लिए, और ऐसे में रेलवे को ये उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे और इस बीच ये वंदे भारत काफी आसान बनाएगी, काफी बेहतर बनाएगी उनके सफर को। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और अयोध्या, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। राम मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने खड़गे और सोनिया गांधी से मुलाकात की और उनसे व्यक्तिगत रूप से उन्हें अब प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया है। इतना ही नहीं, समारोह में आने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी न्योता दिया गया है। इसके अलावा इस समारोह में आने के लिए अधीर रंजन चौधरी और देवेगौड़ा को भी न्योता दिया गया है। वहीं इससे पहले मंदिर समिति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सत्ता पक्ष के जो तमाम नेता थे उनको न्योता पहले ही दिया जा चुका है। अब विपक्ष के नेताओं को न्योता भेजकर राम मंदिर ट्रस्ट ने इसको लेकर होने वाली जो राजनीति थी उसको कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की है। उससे अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है जिसकी शुरुआत होने जा रही है।
और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर और राम जन्मभूमि भगवान रामलला की वहां पर पूजा की। बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने यहां पर एक रिव्यू मीटिंग भी ली है। और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो ईडी को एक बार फिर से उनके सम्मन पर हाजिर नहीं हुए हैं, जिसके जवाब में उन्होंने केजरीवाल ने कहा है कि वो ईडी के गैर कानूनी सम्मन को नहीं मानते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये सम्मन राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में इस सम्मन को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है, मेरे पास छिपाने जैसा कुछ नहीं है। इसके अलावा आज जहां केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, वहां फिलहाल वो विपाशना के लिए निकल चुके हैं। और इससे पहले केजरीवाल को ईडी को 2 नवंबर को भी सम्मन भेजकर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब भी वो नहीं गए थे और अब भी वो विपाशना के लिए चले गए, ईडी के सम्मन पर जवाब देने के लिए नहीं गए। जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि कब तक आखिरकार वो भागेंगे, कानून के हाथ लंबे होते हैं। साथ ही ये भी कहा कि विपाशना बहाना नहीं चलेगा। वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि यदि उसने घोटाला किया है और देश की सेंट्रल एजेंसी उसे बुलाती है तो उसे वहां जाना पड़ेगा, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। फिर आपका स्वागत है। और अब बात बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की, जिनकी मच अवेटेड फिल्म डंकी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। डंकी में किंग खान के अलावा तापसी पन्नू, विक्की कौशल, वुमेन ईरानी भी लीड रोल में दिखेंगे। फिल्म को राजकुमार हिरानी ने बनाया है। इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। फैंस ने फिल्म का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। डंकी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए फैंस जैसे दीवाने हुए नजर आए। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि फिल्म मेरी सारी उम्मीदों पे खरी उतरी है। सेकेंड हाफ में फिल्म बहुत अच्छी है, एकदम आपको बांधे रखती है, एकदम मतलब थ्रिलर लगती है, ऐसा लगता है हाँ कुछ होने वाला है, एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट अंदर जागता है। लेकिन वो और जो फर्स्ट हाफ में है वो है विकी कौशल की एंट्री। यही कहना चाहती हूँ कि शाहरुख खान एक सच्चा देशभक्त है और उसने इस तीनों मूवी के जरिए दिखाया है। पठान में भी दिखाया, जवान में भी दिखाया और अभी डंकी में तो सच में उसने तो इमोशनल इतना कुट के भरा है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बहुत सही है, इट्स वॉज वेरी इमोशनल मूवी। आप कितने भी अगर टफ हार्ट हो गए तो आप रोओगे मूवी में। मैं खुद 2-3 बार रोया हूँ मूवी में। साल की सबसे बेहतरीन मूवी साल के एंड में मैंने देख ली है, वो है डंकी। बहुत अच्छी मूवी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।